तो मेरे प्यारे बच्चों, ये चैप्टर चल रहा है द लिविंग वर्ल्ड, फर्स्ट चैप्टर अभी स्टार्ट ही हुआ है। और लिविंग बींग्स का जो 5 करेक्टरिस्टिक फीचर्स था, कौन कौन बेटे? ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड द कॉन्शियसनेस। ये 5 करेक्टरिस्टिक फीचर्स है। कुछ लोग कहेगा क्या सर बहुत तेजी में बोल गए। लिविंग बींग्स सजीवों के जो 5 प्रमुख लक्षण मैंने आपको लिखाया, 5 प्रमुख जो गुण लिखाया, उसमें था पहला ग्रोथ, सजीव ग्रोथ करते हैं यानी वृद्धि। उसके बाद लिविंग बींग्स में क्या होता है? वो रिप्रोडक्शन करते हैं। लिविंग बींग्स रिप्रोडक्शन करते हैं। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? प्रजनन, यानी वो अपने से मिलते जुलते बच्चे को पैदा करते हैं, वो भी हम पढ़ा दिए। और आज क्या होगा? मेटाबॉलिज्म। आज क्या होगा? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है वही होगा। तो चलिए लिखिए, तीसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर मेटाबॉलिज्म। जल्दी लिखो, एक वर्ड तो है ही मेटाबॉलिज्म, उसको लिख करके इतना समय लगा रहे हैं आप। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म क्या है? बड़ा आसान है। जितने भी लिविंग बींग्स हैं, जैसे मान लो हम ही लोग हैं, तो हम लोग के बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, उसी को एक साथ मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म। इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग विद इन द बॉडी ऑफ लिविंग बींग्स। किसी भी सजीव प्राणी के शरीर में होने वाले सारे रासायनिक अभिक्रियाओं के योगफल को क्या कहते हैं? बेटा अब बड़ी सिंपल सा बात है। अगर मान लो कोई ये लिविंग बींग है और इस लिविंग बींग के बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, सारे केमिकल रिएक्शंस को एक साथ क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म। समाप्त, ज्यादा क्या बोलना, यही है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के 2 पार्ट होते हैं। एक होता है एनाबॉलिज्म और एक होता है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म मतलब क्या? अगर आपके सेल में, आपके सेल के अंदर में जितने रिएक्शंस हो रहे हैं, जितने भी रासायनिक अभिक्रियाएं हो रहे हैं, उसमें 2 प्रकार के रिएक्शंस हो रहे हैं। कहीं पर कुछ बन रहा है तो कहीं कुछ टूट रहा है। कहीं बड़े बड़े मॉलिक्यूल टूट रहे हैं तो कहीं अच्छे अच्छे मॉलिक्यूल बन रहे हैं। अगर बन रहे हैं, अगर बनने वाला रिएक्शन है तो उसका नाम है एनाबॉलिज्म, और अगर टूटने वाला रिएक्शन है तो उसका नाम है कैटाबॉलिज्म। बनने वाले का नाम क्या है और टूटने वाले के नाम? और एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म को जोड़ दो तो क्या बन गया? मेटाबॉलिज्म। साथियों, ये मेटाबॉलिज्म जो होता है, जब तक किसी सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म चल रहा है, क्योंकि हम लोग सेल से बने हैं। क्यों? हमारे बॉडी का जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या है? सेल है। बहुत सेल मिला है तो टिश्यू बना है, टिश्यू के मिलने से ऑर्गन बना है, और बहुत सारे ऑर्गन के मिलने से ऑर्गन सिस्टम बना है, और ऑर्गन सिस्टम के मिलने से हम लोग बने हैं। इसलिए अगर चाहते हो अपने आप को जिंदा रखना तो सेल को जिंदा रखो, और सेल को जिंदा रखना चाहते हो तो सेल के अंदर कह दो कि मेरे सेल, मेरे भाई, तुम लगातार ये करते रहना, लगातार तुम मेटाबॉलिज्म करते रहना। मेटाबॉलिज्म बंद, सेल मर जाएगा। सेल मर गए हो, टिश्यू मर गए हो, टिश्यू मर गए हो, ऑर्गन मर गए हो, ऑर्गन मर गए हो तो हम लोग मर गए हो। इसीलिए सेल के अंदर होने वाले सारे रासायनिक अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शंस को मेटाबॉलिज्म। और ये मेटाबॉलिज्म सिर्फ लिविंग बींग्स में मिलता है। इस पर कोई दाग नहीं है, इसका कोई एक्सेप्शंस नहीं है। आपने देखा कि ग्रोथ पर दाग लग गया, कि ग्रोथ कभी कभी कहीं कहीं नॉन लिविंग्स में मिला, और रिप्रोडक्शन में क्या दाग लग गया कि कुछ ऐसे लिविंग बींग्स थे जो लिविंग बींग्स तो है लेकिन बच्चा पैदा नहीं कर सका, दाग लग गया। लेकिन मेटाबॉलिज्म पर कोई दाग नहीं है। ना तो ये किसी नॉन लिविंग में मिलता है, ये किसी निर्जीव में, किसी भी निर्जीव में रिएक्शंस नहीं होता। जो नॉन लिविंग्स है उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस नहीं होता है, ये बात पक्की है। और दूसरी बात, और अगर कोई लिविंग बींग्स है, और अगर कोई लिविंग बींग्स है तो उसमें केमिकल रिएक्शन होगा, ये भी बात पक्की है। कहीं से कोई एक्सेप्शन नहीं, कोई अपवाद नहीं है। इसीलिए मेटाबॉलिज्म क्या है? इट इज द डिफाइनिंग फीचर, इट इज द डिफाइनिंग फीचर, क्योंकि इसके पास कोई एक्सेप्शन ही नहीं है। हाँ, एक बात बोला जाता है कि बॉडी से बाहर मान लो हमारा
कोई एक साइंटिस्ट है, वो केमिस्ट्री के लैब में, ये केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री का लैब होता है ना, लेबोरेटरी, तो उस लेबोरेटरी में क्या ले लिया, ये टेस्ट ट्यूब ले लिया, क्या ले लिया, टेस्ट ट्यूब ले लिया, और इस टेस्ट ट्यूब में कुछ केमिकल्स ले लिया और केमिकल्स को लेकर के रिएक्शन करवा रहा है। टेस्ट ट्यूब के अंदर केमिकल को ले लिया, जैसे मान लो H2 ले लिया, O2 ले लिया, और इस पर मान लो कि रिएक्शन करवा रहा है, क्या बन गया, पानी। क्या बन गया भाई, रिएक्शन तो हो रहा है, कुछ तो बन रहा है, लेकिन ये बात पक्की है कि ये टेस्ट ट्यूब जो है ये सेल नहीं, ये टेस्ट ट्यूब जो है ये सेल नहीं है, ये सेल फ्री मीडिया है, सेल को छोड़कर, सेल है ही नहीं यहां पर, ये तो कोई नॉन लिविंग्स है, ये तो नॉन लिविंग्स है। लेकिन एक बात थोड़ा सा डाल दिया कंफ्यूजन में कि नॉन लिविंग्स है, टेस्ट ट्यूब नॉन लिविंग्स है, लेकिन मैंने वहां H2 और O2 डाला तो रिएक्शन हो गया। भाई ये क्या, इसके बारे में क्या कहना है? तो इसके बारे में कहना यही है साइंटिस्ट का, या अपन भी सोच यही है कि ये जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है केमिस्ट्री के लैब में, लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में, ये ना तो लिविंग्स है और ना ही नॉन लिविंग्स है, ये ना तो लिविंग्स है और ना ही लिविंग्स का मतलब, यहां दोनों का हिंदी बताओ, लिविंग्स का मतलब सजीव और नॉन लिविंग्स का मतलब, तो ये जो हो रहा है ये ना तो सजीव है और ना ही निर्जीव है, ये है क्या, तो कहता है ये एक लिविंग रिएक्शन है, ये ना तो लिविंग्स है और ना ही नॉन लिविंग्स है, यह एक लिविंग रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि इस रिएक्शन में हमारी आंख देख रही है, इस लिविंग में हम, सॉरी, इस रिएक्शन में हमारी आंख ये देख रही है कि सही में सर कुछ हो रहा है, कुछ बन रहा है, हमने दो गैस को रिएक्शन करवाया और पानी बन गया, सर कुछ तो हो रहा है, कुछ हो रहा है मतलब क्या? तब साइंटिस्ट ने कहा एक काम करो, इस रिएक्शन का एक नाम दे दो, लिविंग रिएक्शन, कि कुछ हो रहा है, कुछ बन रहा है। बट ये बात पक्की है, ना तो ये लिविंग है और ना ही ये नॉन लिविंग्स है, तो ये एक नाम दिया गया। इसलिए चलो फटाफट, और ये हर जगह मिलेगा, कोई अगर लिविंग बींग्स है, चाहे प्रोकैरियोटिक हो चाहे कुछ भी हो, यूकैरियोटिक हो, छोटे मोटे जीव हो, हाईफाई जीव हो, हर जगह ये मिलेगा। चलिए तो फटाफट हम लोग कर लेते हैं इसके बारे में। अच्छा एक एग्जांपल अब और आपको और देते हैं, एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म का। आप प्लांट सेल के अंदर, प्लांट सेल के अंदर, पौधों के अंदर, पौधों के अंदर क्या हो रहा है? फोटोसिंथेसिस, H2O यानी पानी, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों को लिया और बना दिया C6H12O6। मान लो ये जो रिएक्शन हो रहा है, यहां पर कुछ बन रहा है, ये ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल बन रहे हैं, दोनों को मिला के बन रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है? एक प्रकार का एनाबॉलिक रिएक्शन हुआ, बन रहा है, एनाबॉलिक रिएक्शन है। लेकिन अगर हमारे प्लांट के सेल में या हमारे सेल में अगर ठीक इसका उल्टा, अगर ग्लूकोज टूट रहा है, ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हो रहा है और टूटने के बाद क्या दे रहा है? CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। गौर से देखा, ग्लूकोज टूट रहा है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हो रहा है, टूट रहा है, और टूटने के बाद क्या दे रहा है? CO2 H2O और एनर्जी। ये क्या है? ठीक इसका उल्टा है, ठीक इसका उल्टा, ये क्या है? कैटाबॉलिज्म। तो साथियों इस प्रकार से ये दो एक नमूना है, एक मॉडल है, एक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स हैं जो हमारे बॉडी में, हमारे लिविंग बींग्स के बॉडी में हो रहे होते हैं, यही है मेटाबॉलिज्म। चलिए तो अब हम लोग इसको बिना किसी संकोच के आराम से अपनी कॉपी पर लिख सकते हैं। सो लिखिएगा, इट इज द सम टोटल ऑफ, मैं अभी पूछूंगा, आप रेडी रहे सब आदमी, ये क्वेश्चन कि व्हाट इज मेटाबॉलिज्म, व्हाट इज मेटाबॉलिज्म, क्या बोलना है? इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन। देखो, इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस, all the chemical reactions occurring within body of living beings। चाहे वो लिविंग बींग का बॉडी एक सेल का बना हो, चाहे वो मल्टी सेलुलर हो, उसके बॉडी में लिविंग मेटाबॉलिज्म होगा ही, केमिकल रिएक्शन होगा ही, जिंदा है तो होगा। इट इज फाउंड इन
each and every living beings under bracket from prokaryotes to, चाहे वो प्रोकैरियोटिक लाइफ क्यों ना हो, प्रोकैरियोट्स टू हायर यूकैरियोट्स, कोई भी लाइफ हो, चाहे वो सिंपल यूकैरियोट्स अमीबा वगैरह हो, हायर यूकैरियोट्स हम लोग हो, गाय बैल बकरी हो, प्रोकैरियोट्स का मतलब क्या हो, वो बैक्टीरिया हो, साइनोबैक्टीरिया हो, कुछ भी हो, हर जगह मेटाबॉलिज्म पाया ही जाता है। इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है, होना ही है। लिविंग बींग्स है तो मेटाबॉलिज्म है। नॉन लिविंग्स do not show metabolism, do not show metabolism. This property, ये जो प्रॉपर्टी है लिविंग बींग्स का मेटाबॉलिज्म, दिस प्रॉपर्टी हैज नो एनी एक्सेप्शंस, कोई एक्सेप्शंस नहीं है, कोई दाग नहीं है। सो it is defining, so it is defining features, ये डिफाइनिंग फीचर है, ये डिफाइनिंग फीचर है। जल्दी जल्दी आप लोग लिख लीजिए सब आदमी। मेटाबॉलिज्म के बारे में ये तीसरा, लिविंग बींग्स का ये तीसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स था, मेटाबॉलिज्म। चलिए बोलिए, व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? आराम से बोलिए, हिंदी में हो बोलना हो या इंग्लिश बोलना हो, इट डजंट मैटर, लैंग्वेज डजंट मैटर, ओनली यू हैव टू एक्सप्रेस व्हाट इट इज। मेटाबॉलिज्म क्या, आप मुझे समझा दीजिए। लैंग्वेज को मैंने रखता है, क्या है मेटाबॉलिज्म? जैसे मैं अभी समझाया, मैं बहुत खुश हूं कि मैं आज बच्चों को मेटाबॉलिज्म समझा के जा रहा हूं, मैं बहुत खुश हूं, मेरे सारे बच्चे समझ गए। और मैं अब आपसे पूछना चाहता हूं कि आप थोड़ा बताइए कि क्या है मेटाबॉलिज्म, अपनी भाषा में बोलिए, मैं समझ जाऊंगा कि आप समझे कि नहीं। बोलिए बोलिए, आराम से बोलिए ना, कोई दिक्कत नहीं। आप क्या समझे बोलिए, बोल सकते कुछ भी बोलिए, बोलिए बोलिए, जोर से बोलिए। इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग विद इन द बॉडी ऑफ लिविंग बींग्स। मतलब क्या हुआ, तो आराम समझाइए। केमिकल रिएक्शंस का मतलब रासायनिक अभिक्रियाएं हमारे बॉडी में, हम लिविंग बींग्स हैं, चाहे हम अमीबा हो, चाहे चींटी हो, इंसान हो, पेड़ पौधे, कुछ भी हो, हमारे बॉडी में केमिकल रिएक्शन होगा ही। और उन सारे केमिकल रिएक्शन को अगर एक साथ मिला दें, जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं सारे, ऐसे बोलो ना, सारे केमिकल रिएक्शन जो हमारे बॉडी में हो रहे हैं उसी को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ऐसे भी तो बोल सकते थे आप, यही हम सुनना चाहते थे आपके मुंह से, आप बोले नहीं बढ़िया से। आप खड़े हो, बोलिए व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? लिविंग बींग्स के बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं और उसी सारे केमिकल रिएक्शन को क्या कहते हैं? आप बोलिए, ये केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार के हो सकते हैं? यानी मेटाबॉलिज्म के कितने पार्ट हैं? दो, कौन कौन? एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? कुछ वहां पर टूट रहा है कि बन रहा है। आप कंफ्यूज कर गए, आप बैठ जाइए। देखिए मैं इनको भी खड़ा किया हूं, मैं पूछा हूं कि बातचीत भाई, मेरे भाई, पीछे वाले भाई बातचीत नहीं, आपके बातचीत करने से मैं डिस्टर्ब होता हूं। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन प्लीज, नोबडी विल हैव टू टॉक। चलिए ध्यान सुनिएगा, मैं इनको भी खड़ा किया, मैं पूछा बेटा एनाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है और कैटाबॉलिज्म? तो ये बोलती है एनाबॉलिज्म का मतलब टूटना। मेरे भाई आप कंफ्यूज कर गए, मैं अभी लिखाया नहीं हूं लेकिन पढ़ा तो दिया हूं, मैं लिखाया नहीं हूं बट पढ़ा तो दिया हूं। एनाबॉलिज्म का मतलब बनना और कैटाबॉलिज्म का मतलब टूटना। आज मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताता हूं जो लाइफ में अभी से लेकर, बचपन से लेकर 55 तक तुम
कभी नहीं भूलोगी, कोई नहीं भूलेगा। एक ट्रिक दूं, देखो, एक है टूटना फूटना तो वो है कैटाबॉलिज्म, एक में है बनना तो एनाबॉलिज्म। अब देखो, कैटा माने काटो, कैटा सुनने में कैसे था, कैटा काटो, कैटा काटो यानी कट रहा है, जहां कट रहा है, काट छांट वाली बात होती है, वो क्या है, कैटाबॉलिज्म। जहां कटने वाली बात होती है, टूटने वाली बात होती है, कटने छटने वाली बात होती है, वो कैटाबॉलिज्म है। अच्छा, तो जहां कट रहा है, टूट रहा है, इसका मतलब जहां बन रहा है वो क्या है। अरे मेरा ट्रिक समझ में आया कि नहीं आया, बस हो तो गया। चलिए अब इसी खुशी पर आप लिख लीजिए कि क्या मेटाबॉलिज्म के दो पार्ट होते हैं। मेटाबॉलिज्म के दो पार्ट होते हैं, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। कैटा माने काटो, ये क्या है, यहां कुछ बनता है, और जब कुछ बनता है, जब मकान बनता है तो क्या बोलते हो, कंस्ट्रक्शन हो रहा है। और जब मकान को तोड़ा जाता है, कभी कभी देखा है मकान को तोड़ते हुए, पुराना बिल्डिंग हो गया, तोड़ रहे हैं क्योंकि अब नया बिल्डिंग बनना है, उसको बोलते हैं डिस्ट्रक्शन। वहां डिस्ट्रक्शन किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। तो एनाबॉलिज्म क्या है, इट इज द कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस। कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस निर्माणकारी क्रिया है भैया, यहां निर्माण हो रहा है कोई चीज का। कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस, और ये क्या है, केटा काटो, ओ माय गॉड, काट छाट, सो इट इज द डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। इट इज द डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। और डिस्ट्रक्टिव का मतलब क्या होता है, विध्वंस, टूटना फूटना, टूटना वाली बात होती है। यहां पर आप लिख सकते हो that is some molecules are formed, और यहां पर कुछ मॉलिक्यूल्स, कोई लार्ज मॉलिक्यूल्स टूट रहे हैं छोटे छोटे में। छोड़ो, इतना ही रहने दो। चलिए, इसका मतलब आप नीचे एक मैथमेटिकल लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं, छोटी सी बात, मेटाबॉलिज्म बराबर क्या, आप ऐसा लिख सकते हैं, एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म। आप यहां एक एग्जांपल दे सकते हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की बात करूं तो वहां पर ग्लूकोज बनते हैं, सो फोटोसिंथेसिस एनाबॉलिज्म। और यहां पर आप लिख सकते हैं कि यहां पर कुछ हेयर सम लार्ज मॉलिक्यूल्स आर बीइंग ब्रोकन डाउन, उसको तोड़ा जाता है, लार्ज मॉलिक्यूल्स को तोड़ा जाता है, ब्रोकन डाउन। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन किसे कहते हैं, रिस्पायरेशन का मीनिंग ही होता है कि सेल के अंदर कुछ बड़े बड़े जो रिस्पायरेटरी मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे आपको ग्लूकोज वगैरह, वो टूट रहा है, रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन का मतलब क्या हुआ कि यहां ग्लूकोज टूट करके क्या हो रहा है, ग्लूकोज टूटता है तो क्या दे रहा है। यहां पर अगर आप चाहते हैं डिटेल्स करना तो आप लिख सकते हैं, अगर डिटेल्स करना चाहते लिखो, रिस्पायरेशन में क्या होता है, C6H12O6 ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूट रहा है तो क्या क्या दे रहा है, CO2 प्लस H2O और प्लस एनर्जी दे रहा है, एनर्जी यानी ATP दे रहा है। और यहां क्या हो रहा है फोटोसिंथेसिस में, फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है, आप लिख सकते हैं, फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है, CO2 प्लस H2O प्लस H2O, और यहां पर तो आप जानते ही हो सनलाइट वगैरह, वो सब लिखने की कोई खास सूचना नहीं है। और यहां बन जाता है C6H12
O6 प्लस O2, थोड़ा सा H2 भी बनता है, ये सब। तो यहां क्या देख रहे हैं कि ग्लूकोज बन रहा है ये दोनों के मिलने से, CO2 और H2O के मिलने से, और यहां ग्लूकोज टूट रहा है, ठीक उसका ऑपोजिट है। तो टूटना यानी रिस्पायरेशन, बनना यानी फोटोसिंथेसिस। तो दिस इज द एनाबॉलिज्म, दिस इज द कैटाबॉलिज्म। तो ये एक एग्जांपल आपको मैंने दे दिया कि हमारे बॉडी में, लिविंग बींग्स के बॉडी में ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस हैं। मैंने बैलेंस नहीं किया, इक्वेशन को बैलेंस नहीं किया, आप बैलेंस कर सकते हैं अपने से। बैलेंस करना हो तो यहां पर क्या डालोगे, यहां क्या डालोगे 6, यहां भी क्या डालोगे 6। अब मिला लो, क्या मिला कि नहीं। अब यहां भी डालो, यहां भी डालो 6, तो बैलेंस हो गया। अब इस एरो के जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है मिला लो। आप लोग केमिस्ट्री में इक्वेशन को बैलेंस करना सीखे ना थोड़ा बहुत, तो बस वही बैलेंस करना है कि हर एटम्स का संख्या मिलना चाहिए, लेफ्ट और राइट दोनों। जैसे मान लो, जल्दी बताओ यहां कितने कार्बन है, इस साइड इधर कितने कार्बन है 6, और तो कहीं नहीं है, जोड़ लो भी। इधर देखो तो कितने कार्बन है 6, आपन ने 6 लिखा है तब जाके 6 पूरा है ना। इसी तरह से अगर मान लो पूरा सब मिला के इस साइड में कितना कितना हाइड्रोजन, जल्दी बोलो, सब मिला के कितने हाइड्रोजन 12, और कहीं है, अब नहीं है ना। अथवा इधर मिलाओ कितने हैं, यहां पर है, नहीं है, 6 दूनी 12। इस तरह से अब मिलाओ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है 6 दूनी 12 और 6 18, मिला लो, यहां पर 6 यहां है और 6 दूनी 12, मिल गया ना। वैसे ही आप इसको भी आप बैलेंस कर सकते हैं, इसको भी चाहिए बैलेंस से। तो करना कीजिए, छोड़ दी। चलिए आगे चलते हैं। अब एक आप नोट लिखिए बेटे, नोट लिखिए। केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन से पहले एक वर्ड लगा दो, आइसोलेटेड। आइसोलेटेड लिखा दो भैया। आइसोलेटेड माने अलग थलग। आप अलग थलग जाकर के एक केमिकल रिएक्शन बॉडी में नहीं करवा रहे हैं, बॉडी से बाहर करवा रहे हैं कहीं भी। तो आइसोलेटेड केमिकल रिएक्शंस इन द लेबोरेटरी या इन द टेस्ट ट्यूब, इन द टेस्ट ट्यूब इन लेबोरेटरी, किसी प्रयोगशाला में एक आप केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं, तो ये क्या है, सॉरी, isolated chemical reaction in the test tube in laboratory is neither livings nor non-livings, but of course this reaction is living reaction। मैंने क्या बोला, आप सेल फ्री मीडिया में कर रहे हो, सेल में नहीं करो, सेल से फ्री, सेल है ही नहीं, टेस्ट ट्यूब में करवा रहे हो। तो टेस्ट ट्यूब में जो अलग थलग होकर के आप एक केमिकल रिएक्शन करवा रहे हो लेबोरेटरी में, ये क्या है, ना तो लिविंग्स है, ना ही सजीव है, और ना ही नॉन लिविंग्स निर्जीव है। बट ऑफ कोर्स क्या है, यह एक लिविंग रिएक्शन है, क्योंकि कुछ तो बन रहा है, कुछ तो बन ही रहा है। तो रिएक्शन कैसा है, डेड नहीं है, लिविंग रिएक्शन है। तो ये था मेटाबॉलिज्म के बारे में। और मेटाबॉलिज्म से जरा ऊपर उठिए और नेक्स्ट चलिए, क्या चीज, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये चौथा कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, लिविंग बींग्स का चौथा कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। क्यों आ गए बेटे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पर। इसका हिंदी क्या हुआ, कोशिकीय संगठन, सेल्स का संगठन। यानी आप लोग को पता है, सबसे पहली बात तो यह जानना होगा कि सेल क्या है। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग बींग्स। जितने भी लिविंग बींग्स हैं हमारे बॉडी का, अगर हम यूनिसेलुलर नहीं है, अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं है, मल्टी सेलुलर है, तो हमारे बॉडी का सबसे छोटा इकाई क्या है बेटे, एक सेल है।
है ना सेल। और इस दुनिया में सेल ही एक ऐसा चीज है, सेल इज द स्मॉलेस्ट थिंग, सेल इज द स्मॉलेस्ट एंटिटी दैट इज लाइव। सेल ही एक ऐसा सबसे छोटा एंटिटी है, एंटिटी का मतलब चीज। सेल ही इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में एक सबसे छोटा चीज है जो जिंदा है। अगर सेल से कोई भी चीज छोटा है, सेल से अगर, क्योंकि सेल अपने आप में बहुत छोटा है, जिसको देखने के लिए हमें क्या चाहिए, माइक्रोस्कोप चाहिए। सेल से अगर कोई भी चीज छोटा है तो उसको लिविंग जनरली नहीं माना जाता है, ठीक है। और हमारे बॉडी का जो सबसे छोटी इकाई क्या, वो सेल है। और जब बहुत सारे सेल, मिलता जुलता सेल, एक विचार वाले सेल मिलते हैं, एक विचार का मतलब पूरे दिखने में एक जैसे हो, काम भी एक जैसे हो, विचार एक जैसे हो, और ऐसे सेल जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, टिश्यू, उत्तक बनते हैं। कोशिकाओं के मिलने से क्या बनते हैं, उत्तक, उत्तक को टिश्यू कहते हैं। यानी बहुत सारे सेल्स मिलते हैं तो टिश्यू बनते हैं, और बहुत सारे टिश्यू मिलते हैं तो ऑर्गन। ये क्या है, संगठन है, संगठन है ये। और इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। और बहुत सारे ऑर्गन मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं तो हमारा बॉडी बनता है, ठीक है। जिससे चलो तो यहां पर लिख दीजिएगा। और ये चीज कहीं नहीं मिलता है, एक पत्थर में, एक कलम में, ये कहीं भी नॉन लिविंग्स के अंदर सेल नहीं होते, और ना ही सेल का ऑर्गेनाइजेशन होता है। सेल है ही नहीं तो ऑर्गेनाइजेशन कैसा। इसीलिए ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग बींग्स में मिलता है, सिर्फ और सिर्फ लिविंग बींग्स में मिलता है, और किसी भी नॉन लिविंग्स में नहीं मिलता है। इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। इसीलिए ये भी क्या है, हमारे लिविंग बींग्स का कौन फीचर है, डिफाइनिंग फीचर है। समझ में आया सब आदमी को? चलिए लिखेगा, सेल इज द स्मॉलेस्ट एंटिटी, cell is the smallest entity which is considered as cell is the smallest entity which is considered as living। लाइव भी लिख सकते हैं, लिविंग भी लिख सकते हैं। और अगर कोई भी चीज इससे छोटा है, एनीथिंग स्मॉलर देन सेल, एनीथिंग स्मॉलर देन सेल इज कंसिडर्ड नॉट लिविंग्स। इसको लिविंग्स कंसिडर नहीं किया जाता, यानी लिविंग्स या लाइव लिखो, इसे जिंदा नहीं समझा जाता है। वह सबसे छोटा चीज क्या है जिसे जिंदा समझा जाता है, वो है सेल। और सेल से कोई भी चीज छोटा है तो जनरली उसे लिविंग और लाइव नहीं समझा जाता। और यही सेल हमारे लिविंग बींग्स का क्या है, सेल इज द और प्यारे, ये जो सेल है, ये सेल इज द, लिखिएगा, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बींग्स। लिविंग बींग्स लिखेंगे या लिविंग ऑर्गेनिज्म लिखेंगे या लिविंग्स लिखेंगे, हम तीनों चीज एक ही हुआ, लिविंग्स, लिविंग बींग्स और लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो जी चाहे वो आप लिख सकते हो। और लिविंग बींग्स का सेल क्या है, लिविंग बींग्स के अंदर पाए जाने वाले सेल को हम लोग क्या कहते हैं, वो सेल क्या बेटे, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग बींग्स। और ये आपको एक चैप्टर मिलेगा, 8वां चैप्टर, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, 8th चैप्टर, एनसीईआरटी 11th बायो में 8वां चैप्टर मिलेगा, जिसमें हम लोग काफी डिटेल पढ़ाएंगे सेल के बारे में। सेल थ्योरी क्या है, सेल हाइपोथेसिस क्या है, उसके क्या एक्सेप्शंस हैं, सेल के क्या क्या नेचर्स होते हैं, सारे चीज पढ़ा जाएंगे। फॉर द टाइम बिंग इस चैप्टर में आपको थोड़ी सी बात समझनी थी कि सेल क्या है
वो सिर्फ लिविंग बींग्स में ही मिलता है। सेल को ही, सेल एक ऐसा स्मॉलेस्ट एंटिटी है जिसको लिविंग समझा जाता है, और सेल से छोटा कुछ भी चीज हो गया तो उसको लिविंग्स नहीं माना जाता है। और चलिए, सेल ऐसे एक विचार वाले, एक जैसे दिखने वाले सेल अगर मिलते हैं तो क्या बनते हैं, सो लिखेगा अगला, बहुत सारे सेल मिल गए तो क्या बना बेटे, टिश्यू। बहुत सारे टिश्यू मिल गए तो क्या बन गए, ऑर्गन। बहुत सारे ऑर्गन मिल गए तो मिल ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम मिल गया तो क्या बन गया, एक बॉडी का कंस्ट्रक्शन हो गया, एक बॉडी का निर्माण हो गया। इसको भी आप लिख लीजिए। और नोट में डाल दीजिए, ये किसी नॉन लिविंग्स में नहीं पाए जाते हैं। सेल इज नॉट फाउंड, सेल इज नॉट फाउंड इन नॉन लिविंग्स। दैट इज cellular organization, cellular organization has no any exceptions, इसका कोई exceptions नहीं है। So this is the defining फीचर्स। कोई भी आदमी पूछे कि लिविंग बींग्स के मुख्यतः जो जो मेन है 5 कैरेक्टरिस्टिक फीचर का नाम बताइए, तुरंत आप बोल दीजिएगा भैया, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शसनेस। तुरंत बोलने में थोड़ी हिचकिचाहट नहीं, बोलेगा इस दोनों में कौन कौन डिफाइनिंग है, कौन कौन नॉन डिफाइनिंग, क्या बोलोगे, जल्दी बोलो। ऊपर वाला तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन क्या है, जल्दी बोलो, क्या है वो, नॉन डिफाइनिंग। और नीचे वाला 3 क्या है। अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा बेटे कि नॉन डिफाइनिंग किसे कहते हैं, क्या बोलोगे, लिविंग बींग्स का वह फीचर्स, लिविंग बींग्स का वह फीचर्स जिसका कुछ एक्सेप्शंस मिल जाए उसे नॉन डिफाइनिंग कहते हैं। और लिविंग बींग्स का वह फीचर जिसमें कोई दाग ना हो, जिसका कोई एक्सेप्शंस ना हो, उसे क्या कहते हैं बेटे, डिफाइनिंग। अभी अभी आपने देखा मेटाबॉलिज्म का कोई एक्सेप्शंस नहीं है, वो सिर्फ लिविंग बींग्स से मिलते हैं। सो दिस इज द डिफाइनिंग। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ लिविंग बींग्स से मिलते हैं, इसका कोई एक्सेप्शंस नहीं है। सो दिस इज आल्सो डिफाइनिंग फीचर्स। नाउ द लास्ट कौन है बेटे, कॉन्शसनेस। तो आप अगला लिखेंगे, कॉन्शसनेस। इसका प्रोनाउंसिएशन भी हम लिख दिए थे बेटे, जिस आदमी को प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत है, यानी उच्चारण जिसे कहते हैं उच्चारण, तो वो भी हम लिखते कॉन्शियसनेस। हम लिखे थे पहला ही क्लास में, कॉन्शियसनेस यानी इसको बोलते चेतना, होशो हवास, चेतना। ठीक है, जैसे मान जल्दी करो भैया, आप इतने धीरे धीरे लिखते हो, लिखो लिखो लिखो, डिफाइनिंग। अगला लिखो कॉन्शियसनेस, फटाफट लिख लो, धीरे धीरे स्पीड बढ़ जाएगा, कोई बात नहीं है। आप लोग एग्जाम दिए हो, 10th का एग्जाम दिए हो, किसी का रिजल्ट निकला, किसी का रिजल्ट नहीं भी निकला। आई मीन जिसका जो बिहार बोर्ड का रिजल्ट निकल गया, जो सीबीएसई बोर्ड वाले उसका रिजल्ट नहीं निकला, आप में से मैक्सिमम का रिजल्ट निकल ही गया। निकलने के बाद आप लोग घूम फिर रहे थे जहां था, तो थोड़ा सा हाथ में जंग लग जाता है ना, थोड़ा सा। नानी गांव गए थे ना, वही होता है ना, नानी गांव गए थे, नानी के प्यार मोहब्बत लेने। चलिए कॉन्शियसनेस लिख लिए। लिविंग बींग्स के 5 लिविंग बींग्स का जो 5 फीचर मैंने बताया, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस, इस 5 में से सबसे बेहतरीन कैरेक्टरिस्टिक फीचर कौन है, कॉन्शियसनेस है। मतलब ये क्या है, जैसे मान लो कि हम अचानक कहीं खोए हुए थे,
फोन से बात कर रहे थे या फिर यूं छत को देखकर कुछ सोच रहे थे और बगल से पीछे से किसी ने आवाज दी, डी कुमार सर। हम बोले हाँ जी। हम तुरंत पलटे, जिधर से आवाज आई उधर ही पलट गए और मैंने बोला भी जी हाँ बोल रहे थे, क्या बात है? तो मैंने तुरंत जवाब दिया। मैंने पहले बातों को सुना और उस बातों को सेंस किया, हमारे दिमाग ने सेंस किया कि कोई व्यक्ति somebody is asking something from you, आपसे कुछ पूछ रहा है। और मैंने तुरंत रिस्पॉन्ड किया, मैं समझा, बातों को सेंस किया और मैंने रिस्पॉन्ड किया, बोलिए हाँ बोलिए क्या बात है। और आप मान लो कुर्सी पर बैठे हैं और मोबाइल देखने में आप खो गए, या इनफैक्ट समझो आप एनसीईआरटी बुक निकाल करके और चेयर पर और आराम से पढ़ रहे हैं, पीछे से कोई आया और एक पिन चुभा दिया, तो अरे बाप रे बाप, पिन चुभा दिया। या मान लो कुर्सी पर बैठ गया और कुर्सी में एक कांटी, एक कील जो है वो निकला हुआ था, जैसे बैठा गरा उठा, बाप रे बाप क्या था रे। तो आप तुरंत रिस्पॉन्ड किए। क्या आप वहीं बैठे रह गए क्या? कांटी चुभा हुआ है और बैठे जा रहे हैं क्या? नहीं साहब, जैसे कांटी चुभा, आपका बॉडी सेंस किया कि कुछ आपको पेन दे रहा है, पीड़ा दे रहा है, कष्ट दे रहा है, आप तुरंत उठे। अगर नहीं उठोगे जख्म बढ़ता चला जाएगा। और ये क्या है? आपके बॉडी का प्रोटेक्टिव फेनोमेनन है, ठीक है। आपके बॉडी को कुछ अनहोनी होने से होने वाले से बचाता है। जैसे आप तुरंत उठ गए, अगर आपको बोला डी कुमार सर, तो आपको हो सकता है कि डी कुमार को कोई बोल रहा है भागिए, आपके माथे के ऊपर सांप है, हम ऐसे बिजी है और सांप लटका हुआ हमको काटने वाला है, तब तक बोला डी कुमार सर, दी बोलिए, अरे सर ऊपर सांप, अरे बाप रे बाप, तुरंत भागे। तो प्यारे, तो इस प्रकार से आपसे कोई नाम पूछता है, आपको कोई थप्पड़ मारता है, आपके बॉडी पे कोई मच्छर काटता है, मच्छर काटा तो आपने तो रिस्पॉन्ड किया और थप्पड़ मारा, मच्छर ही मर गया, और आपने इचिंग किया, नोच भी लिया, जो भी चीज है। तो ये क्या है? ये रिस्पॉन्ड करना हुआ। तो सबसे पहले क्या होता है, लिविंग बींग्स क्या करता है, इन्वायरमेंट में होने वाले चीजों को सेंस करता है और सेंस करने के बाद उसका रिस्पॉन्ड करता है, उत्तर देता है। इस चीज को, इसी गुण को हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्शियसनेस। सो हमारे लिविंग बींग्स में होने वाला जितने भी गुण था, जितने भी गुण पाए गए, उसमें से कॉन्शियसनेस क्या है? मोस्ट ऑब्वियस, एकदम बिल्कुल स्पष्ट और मोस्ट कॉम्प्लेक्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। सबसे बेहतरीन और सबसे जटिल कैरेक्टरिस्टिक फीचर हमारे सजीवों का क्या है? कॉन्शियसनेस, यानी चेतना है। तो लिखिए एक लाइन, इट इज द मोस्ट ऑब्वियस and most it is the most obvious छूट गया, it is the most obvious and most complex characteristic feature of living being अगर इसको डिफाइन किया जाए कि डेफिनेशन क्या होगा कॉन्शियसनेस का, चेतना का, होशो हवास का, तो क्या होगा? इट इज द एबिलिटी ऑफ लिविंग बींग्स, it is the ability of living beings by the help of which they sense the environment and respond the stimuli अब स्टिमुलाई क्या है? चाहे वो केमिकल स्टिमुलाई हो, फिजिकल हो, बायोलॉजिकल हो, क्या होता है स्टिमुलाई?
So it is the ability of living beings by the help of which they sense the environment and respond the stimuli. अब तुम्हारे सामने एक बात आ गया कि सर सब कुछ तो समझ गए, लेकिन आप लास्ट में स्टिमुलाई लिख करके मामला को कॉम्प्लिकेटेड कर दिए। स्टिमुलाई लिख करके, स्टिमुलाई क्या है बताता हूं, आप लिख लो पहले। ये एबिलिटी क्या हुआ? एबिलिटी मैंने क्या होता है? क्षमता, कैपेसिटी। लिविंग बींग्स, सजीवों का वह कैपेसिटी है ये जिसके मदद से वो इन्वायरमेंट को सेंस कर पाता है एंड रिस्पॉन्ड द स्टिमुलाई, और स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड देता है। लिख लिए भाई, तेजी से लिखिए। और स्टिमुलाई क्या है? प्लुरल, और इसका सिंगुलर क्या होता है? लिखिए। सिंगुलर और प्लुरल शब्द पर बहुत विशेष ध्यान देना पड़ेगा बायोलॉजी में बेटे। स्टिमुलस इसका क्या होता है? सिंगुलर स्टिमुलस, पूरी बायोलॉजी में सिंगुलर और प्लुरल वर्ड पर अच्छा खासा ध्यान रखना होगा। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया आप लोग बोलते हैं, जिंदगी भर माइटोकॉन्ड्रिया ही बोले आप लोग, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? वो प्लुरल वर्ड है, बहुवचन है। उसका एक वचन यानी सिंगुलर क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रियन। सब दिन आप बैक्टीरिया ही बोले, बैक्टीरिया ही पढ़े, लेकिन अगर आपके बगल में लिख दूं बैक्टीरियम तो आप घबरा जाएंगे। बैक्टीरियम क्या है? अरे भैया बैक्टीरिया का सिंगुलर बैक्टीरियम। तो बहुत सारे वर्ड्स हमारे पूरी बायोलॉजी में है जो बहुत लोग कंफ्यूज करते थे। आप लोग को पढ़ाए थे, अभी तो आपका शुरू ही हुआ है, अभी नहीं पढ़ाए। जीनस का प्लुरल जेनेरा, तो ऐसा वर्ड है जीनस और जेनेरा में तो दूर दूर तक कोई मतलब लगता ही नहीं कि दोनों में कोई समानता है। जीनस और जेनेरा, जीनस का प्लुरल जेनेरा होता है, ठीक है। जैसे मान लो बॉय का बॉयज, तो लगता हाँ ठीक है, बॉय और बॉयज उसी का प्लुरल होगा, ठीक ठाक हाँ। लेकिन जीनस का प्लुरल जेनेरा दूर दूर तक नहीं लगता है। तो प्यारे इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि पूरी बायोलॉजी में सिंगुलर प्लुरल पर ध्यान देना पड़ेगा। हाँ चलिए, स्टिमुलाई क्या है? प्लुरल, और इसका सिंगुलर क्या होता है? स्टिमुलस। अब देखिए ये क्या बोला, स्टिमुलस क्या है? स्टिमुलस क्या है? बस इसका एक लाइन में जवाब है, लिखिए चेंज इन, पहले लिख लो तब मैं इस लाइन को बताता हूं। चेंज इन इन्वायरमेंट इज कॉल्ड, बस एकदम छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा डेफिनेशन है। चेंज इन इन्वायरमेंट इज कॉल्ड स्टिमुलस। चेंज इन इन्वायरमेंट इज कॉल्ड स्टिमुलस। क्या चेंज इन इन्वायरमेंट? बता रहा हूं तुरंत। चेंज इन इन्वायरमेंट इज कॉल्ड स्टिमुलस। और जब कोई आपको कोई स्टिमुलस दिया, स्टिमुलस बहुत प्रकार के हो सकते हैं, फिजिकल, केमिकल, मैकेनिकल, मतलब जो भी हो, बायोलॉजिकल, हर तरह का स्टिमुलस मैं भी समझा रहा हूं हो सकता है। ध्यान देना। मान लो ये चेयर लगा है और आप आराम से क्या है? बैठे हैं, चेयर पर आप बैठे हैं, चेयर लगी है, कुर्सी लगी है और आप बैठे हुए हैं। आपका ये क्या है? थाई, ये जांग है आपका, और जांग पर क्या है? आप हाफ पैंट पहने हैं। तो आपका जो जांग है, थाई है, जो स्किन है, स्किन के ऊपर क्या है? हाफ पैंट है। हाफ पैंट जो कपड़ा पहने वो कपड़ा है, बाकी अगल बगल एयर है। यही इन्वायरमेंट हुआ आपका जांग का। आपके थाई के अगल बगल का जो इन्वायरमेंट है उसमें क्या क्या चीज है? तो ऊपर से कपड़े हैं, और कपड़े के ऊपर से क्या? एयरवेयर यानी एटमॉस्फेयर, वायुमंडल है। अचानक किसी ने क्या किया? आप कहीं खोए हुए हैं, किसी से बात करने में या कुछ सोच रहे हैं, कोई आया, एक पिन लाया, पिन, और ऐसे बगल में पिन लाया और उसी पैंट पर पिन को ऐसे चुभा दिया, पैंट से होते हुए जांग पर चुभा दिया, और आप तिल मिला के उठे, अरे बाप रे बाप, हम रख के गिरा दिला, और भागे ऐसे करते हुए। तो आपने रिस्पॉन्ड किया और वहां से भागे। तो पहले आपने किसको? ये जो आपको पिन चुभाया गया, जो आपको पिन चुभाया गया, पिन चुभाना, चुटी काट लेना, आपके बॉडी के किसी हिस्से पर आग का गोला रख देना, या फिर आइस रख देना,
कुछ ऐसा थी या आपके बगल में जोर से किसी ने बोला भाई साहब इधर सुनिएगा, तो आप तुरंत सुन लिए। आपके कान के बगल में, आपके कान के बगल में क्या शांत शांत वातावरण था, कोई आवाज कोई शोरगुल नहीं था। अचानक एक व्यक्ति आया और बगल से जोर से बोला डी कुमार सर। आपके बगल में एक आवाज आई, आपके कान के बगल में जो इन्वायरमेंट था, जहां शांत शांत एटमॉस्फेयर था, कोई नॉइज नहीं, कोई आवाज नहीं, अचानक एक आवाज आई। वो आवाज भी क्या हुआ, आपके इन्वायरमेंट, कान के बगल का जो इन्वायरमेंट था उसमें एक चेंज आया, एक आवाज सी आई। तो ये आवाज आना, अचानक इन्वायरमेंट में चेंज आना, ये क्या हुआ, स्टिमुलस। पिन लाया और आपके पैंट पर चुभाते हुए कहां चुभा दिया, जांग पर। तो वहां पर सिर्फ पैंट था और सिर्फ एटमॉस्फेयर था, जांग के ऊपर और कोई नहीं था। अभी क्या हुआ, चेंज हो गया, किसी ने पिन लाया चुभा दिया। तो ये क्या हुआ, चेंज इन एनवायरनमेंट, इसी को कहते हैं स्टिमुलस। और अगर किसी प्रकार का आपके बॉडी पर अगर कोई स्टिमुलस दे रहा है तो आप तुरंत उसका रिस्पॉन्ड करते हैं। पहले आप उसको सेंस किए, उसके बाद तुरंत रिस्पॉन्ड किए। आपका दिमाग सोचा, सेंस किया, उसके बाद यार क्या हो रहा है, ये तो दर्द है, और तुरंत आपने रिस्पॉन्ड किया, तीर मिलाया, भागा। अरे यार कोई तो नाम पूछ रहा है, आपका बॉडी सोचा और तुरंत नाम बोला। इसको कहते हैं कॉन्शियसनेस। आप देखे होंगे प्लांट में छुई मुई का पौधा है, छुई मुई का पौधा देखे समझ में, छुई मुई के पौधा को क्या कहते हैं, मिमोसा पुडिका, मिमोसा पुडिका। और छुई मुई के पौधे को हल्का टच करो, ऐसे सिकुड़ जाएगा। हाँ, डोंट टच मी, आप मुझे मत, और वो तुरंत ऐसे हो जाता है। तो आपने जो टच किया, तो आपकी जो टच हुआ, छूना, वो क्या हुआ, उसके लिए स्टिमुलस हुआ, उसमें रिस्पॉन्ड कैसा किया, अपने पत्ते को क्या कर लिया, सिकुड़ लिया, है ना। ये भी क्या हुआ, स्टिमुलस। पौधों में फूलों का खिलना, पौधों में जैसे मान लो कि पौधा तो भैया चिल्ला नहीं सकता, पौधे को एक कुल्हाड़ी मार दो, एक खुरपी मार दो, हंसुआ से थोड़ा सा कर दो, दो डंडा मार दो, पेड़ आ तक नहीं करेगा, पेड़ पौधे आ तक नहीं करेगा। क्या पेड़ पौधे लिविंग बींग्स नहीं है, वो लिविंग बींग्स है, लेकिन वो तो भैया आपने लाठी मारा, कोई रिस्पॉन्ड नहीं हुआ। क्या वो रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, यस, उसके रिस्पॉन्ड करने का तरीका अलग है। रिस्पॉन्ड मतलब वो भी उत्तर देते हैं, वो भी कॉन्शियस है, लेकिन उसके कॉन्शियसनेस का तरीका अलग है। जैसे मान लो अगर लाइट आ रहा है, लाइट की तरफ किसी टहनी का मुड़ जाना, पेड़, तुम गौर करना कि जिधर से लाइट आती है ना, उधर ही, यानी छाया की तरफ नहीं रहेगा, लाइट की तरफ ही पेड़ मुड़ जाएगा। पेड़ का मुड़ना, ये भी क्या है, एक तरह का रिस्पॉन्स हुआ, किसका, लाइट के प्रति एक रिस्पॉन्स हुआ। उसके बाद 3 तरह के प्लांट होते हैं, लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट और डे न्यूट्रल प्लांट। लॉन्ग डे प्लांट, डे मतलब क्या, सनलाइट, और नाइट का मतलब क्या, अंधेरा। तो जो लॉन्ग डे प्लांट होता है, लॉन्ग डे, दिन लंबा, दिन लंबा मतलब क्या, सनलाइट, सूरज की रोशनी अधिक देर तक है। तो लॉन्ग डे प्लांट कहता है कि मैं तभी फूल खिलाऊंगा जब मुझ में बहुत देर तक सूरज की रोशनी मुझ पर पड़े। 24 घंटा का दिन और रात होता है, तो मैक्सिमम टाइम मतलब 24 घंटा में 12 से अधिक घंटा तक अगर मतलब लाइट ज्यादा रहेगा तो हमारे बॉडी पर पड़ेगा, तब मैं फूल खिलाऊंगा। और जो शॉर्ट डे प्लांट था, उसने कहा कि मुझ में अंधेरा अधिक चाहिए और लाइट कम चाहिए, तो दिन छोटा होगा तो लाइट कम रहेगा, रात लंबी होगी, अंधकार ज्यादा होगा, तो उसका नाम है शॉर्ट डे प्लांट। तो मैं कहना यह चाह रहा हूं कि पेड़ पौधों में फूलों का खिलना, लाइट के प्रति सेंसिटिविटी शो करना कि लाइट ऐसा है, लाइट वैसा है, लाइट इतना ही देर पड़ा, लाइट उतना देर पड़ा, ये भी क्या है, एक रिस्पॉन्स करना हुआ, रिस्पॉन्ड करना हुआ, ये भी क्या है, कॉन्शियसनेस है ना। तो ये सारा कॉन्शियस है, बट टाइम ज्यादा हो चुका, हम लोग थोड़ा सा कल डील करेंगे, कुछ ज्यादा ही टाइम हो गया। ठीक, थैंक यू वेरी मच।